नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने जितने सारे कमेंट्स किए हैं उसमें से जो बहुत महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से, जो हर किसी को पता होना चाहिए, उन सबका मैं कलेक्शन लेके आया हूं और 1 to 1 कमेंट्स देखेंगे और उसका जवाब आपको मिल जाएगा। यदि आप कमेंट कुछ भी नहीं किए हैं तो भी ये सारा देखिए, ताकि इसमें आपको देखो, कुछ कभी क्या होता है ना कि हमारे पास प्रश्न नहीं होता तो उत्तर भी हमारे मन में नहीं आता, लेकिन जब प्रश्न आएगा, जब कोई पूछा होगा, फिर वो आपको मैं उत्तर बताऊंगा, तो इससे क्या होगा कि आप जो नहीं जानते हैं वो भी खुद जान जाएंगे, प्रश्न भी जान जाएंगे, साथ में उसका आंसर भी जान जाएंगे। आफ्टर डेट बातों से कुछ प्रश्न अगर आपके मन में उठेगा तो फिर आप कमेंट कर देना, अगले किसी वीडियो में हम लोग कर लेंगे। सवालों के जवाब 1, ये सीयूटी पीजी 2025 है। जब 2024 में हमने गाइड किया था स्टूडेंटों को, तो सवालों के जवाब उसमें भी है, प्लेलिस्ट बहुत सारा है, एक प्लेलिस्ट है उसमें बहुत सारा वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं, पर वो ज्यादा रेलेवेंट नहीं है क्योंकि अब इस साल बहुत सारी चीजें बदल गई होंगी। तो सीयूटी पीजी 2025 में सवालों के जवाब ये पहला वीडियो है। इसी तरह से आप कमेंट करते जाएंगे और 1 2 3 ऐसे जितना संभव हो पाएगा उतना हम लोग करते चलेंगे। तो अब हम लोग पहला कमेंट लेते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किया है, उसमें से मैं छांट छांट के लाया हूं जो आमतौर पे सबके लिए इंपॉर्टेंट हो। तो इसमें पहला कमेंट, मैं कमेंट यहां लगा भी दूंगा। इट इज का कहना है कि सर कट ऑफ क्या होता है। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि सर कट ऑफ क्या होता है। तो देखिए, आपने एग्जाम दिया है, उसका प्रोविजनल आंसर किया आएगा, उसके बाद फाइनल आंसर किया आएगा, फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आ जाएगा तो एनटीए आपको स्कोर कार्ड दे देगा, उसके बाद एनटीए का रोल इसमें से खत्म हो जाएगा। आफ्टर डेट सारी यूनिवर्सिटीज अपना पोर्टल पे, उनका जो पोर्टल है उस पे काउंसलिंग फॉर्म निकालेंगे, उसमें आपको जाके अपना डिटेल भरना है, कौन सा कोर्स है ना, आपका एप्लीकेशन नंबर क्या था, तो एनटीए के सारे वो चीज आप डालेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट होगा। उसके बाद क्या होगा, यूनिवर्सिटीज जो है वो कट ऑफ निकालेंगे। आप ऐसे सोचिए कि किसी यूनिवर्सिटीज में 50 सीट है, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे बीएचयू है, मान लेते हैं, हालांकि बीएचयू में तो कुल मिला के लगभग 250 सीट है मैक्सिमम ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में। पॉलिटिकल साइंस का ले लेते हैं तो जितने इसका अफिलिएटेड कॉलेज हैं और इसका जो मेन कैंपस है सब मिला के लगभग 250 है, लड़के और लड़कियों को मिला करके, है ना। अगर मेन कैंपस की ही बात करें तो लगभग 100 सीटें हैं। तो मान लेते हैं कि बीएचयू में 100 सीट है, या आप ये 250 भी सोचिए, तो इतना सीट है। तो क्या आप पॉलिटिकल साइंस से बीएचयू में केवल इतना ही बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे कि हम चाहते हैं कि यहाँ मेरा एडमिशन हो जाए? नहीं, हजारों हजार की संख्या में यहाँ पे फॉर्म आएगा, है ना। आपको मैं बता दूं, अगर 40,000 सीयूटी पीजी में पॉलिटिकल साइंस में फॉर्म भरे गए होंगे तो इसमें से मुझे लगता है कम से कम 20-25 हजार, अगर एग्जाम जिन्होंने बच्चों ने अगर 40,000 दिया तो इसमें से 25,000 तो जरूर फॉर्म भर देंगे, एटलीस्ट 15,000 तो जरूरी भर देंगे। तो अब देखो, 15,000 अगर भरेंगे और सीट कितना है 250, तो सबका कैसे होगा? तो ये सारे जितने सारे स्टूडेंट हैं उनका मार्क्स एनटीए बता देगा। उसी आधार पे यहाँ पे जब काउंसलिंग होगा तो उस आधार पे बीएचयू का काम होगा या पार्टिकुलरली यूनिवर्सिटी का काम होगा कि उस मार्क्स के आधार पे वो लिस्ट तैयार करें। तो इसमें से 250, तो ऊपर से 250 स्टूडेंटों का अगर मान लो यहाँ तक पहुंच गए तो इसी को कट ऑफ बोल देंगे कि हाँ ये कट ऑफ हो गया, है कि नहीं। तो किसी का आया मान लो 300 में से 280, है ना, हालांकि इतना आएगा नहीं इस बार पॉलिटिकल साइंस में। अदर सब्जेक्ट भी आप सोचिए, अब जिस सब्जेक्ट के हैं उस सब्जेक्ट के बारे में सोचिए। किसी का आया मान लो 270, किसी का आया 272, है ना, या 200, अब तो कम ही आएगा ना, तो हम लोग इसमें 60 कर लेते हैं, किसी का 259 आ गया। इस तरह से करते 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 यहां तक पहुंचते ऐसे पता चला कि यहाँ पे आ गया है 200। तो 200 तक ले आते हैं तो क्या होगा, एक 250 जो टोटल सीट है वो फुल हो गई। तो बीएचयू कह देगा कि इस 200 को क्या कह देगा, कट ऑफ। ये सारा कैटेगरी वाइज निकलेगा, है ना, हर जनरल का अलग कट ऑफ लगेगा। आप देखते हैं ना, कभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो उसमें सिलेक्शन होता है, तो उसमें एक कट ऑफ होता है कि इतना से ऊपर है तो आपका जॉब लग गया, नीचे है तो फिर से तैयारी कीजिए। तो यही हाल यहाँ पे होगा, अगर कट ऑफ आप पार करेंगे तो आपका एडमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। तो ये हर सब्जेक्ट में होगा। चलिए, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप गौर कीजिएगा। ओपन से हूं उसका एडमिशन होगा, ओपन से है उसका एडमिशन होगा, अमन कुमार का एक क्वेश्चन है। तो देखिए, ओपन से है तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं खुद ओपन से अपना बीए किया हूं, है ना, ओपन से मैं अपना बीए किया हूं। और एक और बात मैं पहले बता दूं कि जितने सारे कमेंट्स का मैं जवाब दे रहा हूं, मैक्सिमम कमेंट का जवाब मैं आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में कर दिया हूं।
इसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो हर किसी को पता होना चाहिए, वो मैं लेकर के आया हूं। तो ये देखिए, ओपन यूनिवर्सिटी से अगर आपने बीए किया है तो क्या अब हम रेगुलर से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मास्टर कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, कर सकते हैं। मैं खुद ओपन से किया हूं, तो यहां मैं एमए इन पॉलिटिकल साइंस बीएचयू से तो कर ही रहा। तो इसलिए आप ओपन से हैं या कहीं से हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सीधा रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए। दूसरी बात, बीएचयू ने या जो भी यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले रहे हैं, उसने जो एलिजिबिलिटी योग्यता निश्चित किया है वो उसमें आपको आने होगा। जैसे कट ऑफ पार करना होगा, है ना, ये तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जो भी एलिजिबिलिटी उन्होंने रखा है, अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज क्या कहती हैं कि आप फला सब्जेक्ट से हैं तो इस सब्जेक्ट में इतना नंबर एटलीस्ट आपका आना चाहिए, है ना। जैसे मान लेते हैं कि 55% उन्होंने कहा कि बीए में आपका 55% होना चाहिए, तो आपका 55% नहीं होकर आपका मान लीजिए 45% है और आप जनरल से हैं, तो आपका तो एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि बीएचयू ने कहा है कि बीए में आपका कम से कम कितना होना चाहिए, 55%। तो ये बात ध्यान से रखिए, ओपन से हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर हैं, कोई यूनिवर्सिटीज पर, वो सब मतलब नहीं रखता। यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होना चाहिए, मतलब मान्यता होना चाहिए उसका अपने देश में। और दूसरी बात, जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उस यूनिवर्सिटीज की योग्यता जो है, एलिजिबिलिटी है, वो आपको पार करना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये दो जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत जरूरी रहा। अनुज कुमार का कमेंट लेते हैं, सर मेरा 2024 में ग्रेजुएशन हुआ है, तो क्या 2025 में पीजी एमए एडमिशन के लिए कोई गैप सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? तो इनका 1 साल का गैप है। देखो, पता नहीं ये कौन हाला कर दिया है, मुझे नहीं पता, पर ऐसा तो आज तक हमने नहीं देखा कहीं कि गैप सर्टिफिकेट लेते हैं। हाँ, आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप क्या कर रहे थे, है ना, वो अलग बात है, पर इसका आप टेंशन नहीं लीजिए, ये तो कोई मतलब कहीं चीज नहीं है। गैप सर्टिफिकेट ये वो है ना, आप जो एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग कीजिएगा, वहां पे आप जाएंगे, अगर मान लो वेरिफिकेशन हुआ, कहे गैप सर्टिफिकेट दिखाओ, हालांकि ये करेंगे नहीं, पर गैप सर्टिफिकेट में आप पूछ रहे हैं, हाँ ठीक है भाई, हम जमा कर देंगे 10 दिन में, कैसे बनता है बता दो, है ना, या वो नहीं बताएंगे तो ठीक है, पता लग जाएगा, इतना में कौन बात। गैप सर्टिफिकेट क्या बात है, आप क्या कर रहे थे वही तो बताना है ना। एक्चुअल में जब गैप होता है तो हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटी जैसे मांग ले कि आप क्या कर रहे थे, आपको कोई केस उस तो नहीं चल रहा था, अलग बात है, पर ये सब कोई स्ट्रेस लेने वाली बात ही नहीं है ना। गैप सर्टिफिकेट आपको कट ऑफ पार करना काम हो जाएगा। चलिए, तो अगला हम क्वेश्चन लेते हैं, पिन कुराना का है, भैया साउ में, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में तो सिर्फ आईआर का है, तो क्या ये सही रहेगा कैरियर के लिए? और एक डाउट था भैया, साउ का तो पीवाईक्यू सिलेबस का भी कुछ पता थोड़ा दिक्कत है, इसलिए इसका आईआर प्रिपरेशन के लिए कुछ होगा तो बता दीजिए। तो देखो, सबसे पहले कि कैरियर के लिए क्या दिक्कत है, क्या आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो जेएनयू ने तो आपकी बार पहले से 4 था, पर अब उन्होंने पॉलिटिकल साइंस के लिए, पहले से 3 था, अब उन्होंने 4 कर दिया है ना जेएनयू में। अगर आप बीएचयू में आएंगे तो आपका एडमिशन होगा एमए इन पॉलिटिकल साइंस, एमए इन पॉलिटिकल साइंस। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर और 2 सेमेस्टर तो आपका सबका सेम रहेगा, लेकिन जैसे आप थर्ड में जाएंगे और फोर्थ में, ये जो 2 सेमेस्टर रहेगा, यहाँ पे आपसे 3 उसमें से बन जाता है, तो 6 पेपर रहेगा, 6 पेपर में से 3 पेपर तो हर किसी को पढ़ना है, और 3 पेपर आपका ऑप्शनल रहेगा कि आप आईआर से रहेंगे या आईजीपी आप ले रहे हैं कि थियरी पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से सब जगह होगा आमतौर पे। तो अब बीएचयू में भी देख लिया आईआर हो गया कि नहीं, तो हमने आईआर लिया है ना, तो कुछ लोग आईजीपी लिए हैं, कुछ लोग थियरी पढ़ते हैं, तो इस तरह से करके जब पढ़ रहे हैं, तो आप वहां अगर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आप आईआर पढ़ेंगे, तो सीधा ही आपको आईआर कहा जाएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि जो एरिया है आपका, जैसे एमए इन पॉलिटिकल साइंस जो किया है, वो आईआर भी पढ़ा सकता है, पॉबिट भी पढ़ा सकता है, पब्लिक पॉलिसीज भी पढ़ा सकता है ना। कई यूनिवर्सिटीज हैं जो एमए इन पब्लिक पॉलिसी कराती है, कई यूनिवर्सिटीज है जो कहती है एमए इन आईआर इन पॉलिटिक्स, ऐसे करके कोर्सेज चलते हैं। तो जो एमए इन पॉलिटिकल साइंस किया है, वो भांति भांति के सब चीजों में पढ़ा सकता है। जब उसको प्रोफेसर बनेगा, वो जब उसको यूनिवर्सिटीज रखेंगी, क्योंकि वो सब कुछ पढ़ के आया है, पर आपका आईआर हो जाएगा तो एक स्पेसिफिक क्षेत्र हो जाएगा, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। आईआर आज के दिन में एक छोटा चीज अब नहीं रह गया है, आईआर से बहुत सारी चीजें हो गई हैं। कोई भी इंसान अगर जॉब लेगा तो किसी एक ही चीज में लगे ना, इतना सारे स्कोप लेके हम क्या करेंगे। ऐसे दुनिया में करने के लिए तो सब है, अब बीएड कर लो, एमए कर लो, पीएचडी कर लो, सेना में चले जाओ, हर जगह है। तो क्या सब जगह आप जा रहे हैं? कहीं एक ही जगह जाएंगे ना, 2-4 ही फील्ड में जाएंगे ना, तो आईआर भी बहुत कम नहीं है, इसका एरिया बहुत वार्डर है ना। तो आप इसमें जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
करियर के लिए ठीक है। आगे देखते हैं, निवेदिता का कहना है कि स्पोर्ट राउंड के लिए तो पहले ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, और ये कैसे पता चलेगा कि ड्यू के कौन से कॉलेज में सीट है और हमें वहां जाकर एडमिशन लेना है ऑफलाइन। तो देखिए निवेदिता जो क्वेश्चन है, स्पोर्ट राउंड के लिए पहले हमें ऑनलाइन करना पड़ता है, तो सबसे पहले तो आप ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपको काउंसलिंग करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में या जो भी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हैं, तो वहां काउंसलिंग आप करेंगे। काउंसलिंग के बाद क्या होगा, काउंसलिंग के बाद क्या होगा, ये काउंसलिंग के लिए लिस्ट 1 लिस्ट 2 ऐसे कट ऑफ निकलेगा, है ना। बीएचयू पिछले बार तो 5 कट ऑफ लिस्ट निकाल दिया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी 2 या 3 लिस्ट निकाला था। उसके बाद क्या होगा, ये चीजें बंद हो जाएगी और वो कहेंगे कि आप फिर से स्पोर्ट राउंड 1 स्पोर्ट राउंड 2 ऐसे होगा, तो आपको फिर से नया एप्लीकेशन लिया जाएगा। तो जो पहले किए हैं उनका नाम नहीं आया तो उनको इंक्लूड कर लेंगे, लेकिन नए लोग भी फिर से अप्लाई करेंगे, उसको स्पोर्ट राउंड नाम दे देते हैं। मतलब फिर से आप जो पहले छूट गए हैं वो फिर से करते हैं, तो उसको स्पोर्ट राउंड बोलते हैं। फिर स्पोर्ट राउंड 1 2 ऐसे करके लिस्ट निकलता है, कट ऑफ निकलता है। तो जैसे कट ऑफ निकलेगा फिर आपका नाम आया तो आया, नहीं तो नहीं। अब इसमें मान लीजिए, इसमें आप स्पोर्ट राउंड में जब आप अप्लाई किए हैं उसमें आपका कट ऑफ लिस्ट पार हो गया, तो पार हो गया तो इतने सारे कॉलेज हैं तो किसी एक कॉलेज में एडमिशन होगा। तो जब आप ये लॉगिन आईडी पासवर्ड करेंगे, जब काउंसलिंग करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू में कहीं भी जब आप काउंसलिंग करेंगे, तो उसमें आप बनाएंगे ना, तो एनटीए को कैसे आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आईडी पासवर्ड बन गया था, इसी तरह से हर यूनिवर्सिटी पे आपका आईडी पासवर्ड बनेगा, है ना। तो वो लॉगिन करेंगे, तो जब कट ऑफ लिस्ट जारी होगी और हम बोलेंगे और लोग बोलेगा कि हाँ आ गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी का फर्स्ट राउंड कट ऑफ, तो आप चेक करेंगे अपने पोर्टल को लॉगिन करके, तो उसमें दिखेगा कि आपका किस कॉलेज में हुआ है, कितने नंबर पे हुआ है। और पिछले बार तो जो स्टूडेंट होता था उस स्टूडेंट से रिलेटेड किस किस कॉलेज में कितना कट ऑफ गया है वो सब उसके पोर्टल पे शो होता था। तो इस तरह से शो होगा। फिर आपको बुलाएंगे कि आपको कब आना है, सब मेल पे भी मेल आता है, पोर्टल पे भी आता है, ये सब चीजें हो जाएगी, है ना। और बहुत दिक्कत हो तो ऐसा कोई दिक्कत की बात है नहीं, मैं हूँ बहुत सारे लोगों को हेल्प करने के लिए। आप चैनल के जब डिस्क्रिप्शन में जाके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा 199 हमने मिनिमम रख दिया है, और उसके बाद आपकी इच्छा पे हमने रख दिया है कि योर चॉइस। तो ये इतना आपको पेमेंट करना है। उसके बाद क्या होगा कि आप हमसे 1 to 1 कांटेक्ट में जुड़ जाएंगे। हम कॉल पे या व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं, कॉल पे भी जरूरत होगा तो कॉल पे भी बात कर लेंगे। और इससे जब जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, हर अपडेट आपको मिलता रहेगा। मतलब आपको कोई भी जानकारी होगा आप हमें कॉल कर लेंगे, या पहले मैसेज करेंगे फिर कॉल कर लेंगे, हमें यथासंभव आपको जवाब दे देंगे, है ना। कॉल पे भी बात हो जाएगी। तो इतने सारे से क्या होगा, कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, आपका काम होता चला जाएगा। इसके लिए फोन पे नंबर है 9525890277। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सचिन का है ईडब्ल्यूएस सीयूटी में नहीं भर पाया पर अब बन गया है, तो सीयूटी काउंसलिंग में अप्लाई हो सकता है क्या। तो सबसे पहले इस बात को गौर कीजिए, आपने जो भरा फॉर्म, तो एनटीए जब आपका रिजल्ट जारी करेगा तो उस स्कोर कार्ड में सब कुछ लिखा आएगा, इस कैंडिडेट का नाम क्या है ना, नाम लिख के आएगा सचिन कुमार। उसके बाद आपका जेंडर लिखा रहेगा, पिताजी का नाम लिखा रहेगा, मार्क्स कितना आया है, सब कुछ इसमें लिखा रहेगा। अब सोचिए आपका कैटेगरी क्या है, कैटेगरी लिखा रहेगा। तो कैटेगरी में यहाँ पे लिखा रहेगा जनरल, क्योंकि आपने तो डाला नहीं ईडब्ल्यूएस, अब जनरल लिखा रहेगा। अब ये स्कोर कार्ड से आप करेंगे काउंसलिंग, बीएचयू में कर दिया, ड्यू में कर दिया, सेंट्रल हरियाणा में कर दिया। अब क्या होगा, जब वो आपका लिस्ट बनाएंगे तो ये देख के बनाएंगे ना, तो ईडब्ल्यूएस कैसे लगा सकते हैं, है ना। उसमें सेलेक्ट करेंगे फिर दिक्कत हो जाएंगी, ऐसे कर नहीं सकते, है ना। और करेंगे तो फिर क्या होगा, वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गिली वर्ल्ड का है, सर अब अप्रैल में बनवा ले क्या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, कैसे बनवा सकते हैं बता दीजिए। तो यही बात है, अब नहीं बनवा सकते, पहले से आप तो बनवा के अप्लाई किए होंगे ना। अदरवाइज अगर आप पहले से बनवा के अप्लाई किए हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आपको सब कुछ पता है कैसे बनवाना है। तो वही प्रोसेस फॉलो कीजिए। और 1 अप्रैल के बाद ओबीसी एनसीएल हो या ईडब्ल्यूएस हो, आपको नया बनवाना होता है, तो इसको आप बनवा लीजिए, 1 अप्रैल के बाद बनवा लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कृष्णा यादव का है, सर प्लीज काउंसिल कैसे होता है इसका एक वीडियो बना दीजिए, मैं सब्सक्राइब नहीं कर दिया हूं आपके चैनल को। भाई कौन बात हुआ, मतलब एक तो पहले इन्होंने काउंसिल लिखा, जैसे लग रहा है कि इवेनो का कोई काउंसिल है। काउंसिलिंग होता है, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसे चलता है।
दूसरी बात कि सब्सक्राइब नहीं कर दिया है, मतलब भाई कर दो यार, ऐसे नहीं करो, इतना वीडियो बना रहे हैं उसके बाद ऐसे कहोगे, ये तो दुख देने वाला बात है। अगला है एमडी अरमान का, ड्यू में हॉस्टल है क्या पॉलिटिकल साइंस के लिए? तो ड्यू में हर सब्जेक्ट के लिए हॉस्टल है, पर दिक्कत यह है कि उसमें हर किसी को मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं, इतने स्टूडेंट जाएंगे तो कहां कहां रखेंगे। पर हाँ, हर सब्जेक्ट के लिए कुछ ना कुछ तो है ही, अगर आप अच्छा नंबर लाते हैं तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। के यादव का कहना है कि यूनिवर्सिटी चूज तो नहीं करना है ना। अरे जब काउंसलिंग करेंगे तो उस समय हर यूनिवर्सिटीज में आपको खुद चॉइस लेकर के पोर्टल पे करना है। ये अब इंटर और फिर बीएड का एग्जाम या नीट उस तरह से नहीं हो रहा, पता नहीं ऐसे कि आप एक बार ऐसे करेंगे और एक चूज करेंगे कौन कौन, ऐसे नहीं, अब अलग अलग करना है, सब अलग अलग है। एनटीए स्कोर कार्ड दे देगा, फिर वो कहेगा हमको भूल जाओ, हम तुम्हें भूल गए। ये स्कोर कार्ड लेके घूमते रहो, एक साल वैलिडिटी है, दूसरा साल नहीं, इसी साल। और हर यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अगर ऑफलाइन बुला रही है तो ऑफलाइन जाओ, ऑनलाइन करवा रही है तो ऑनलाइन पोर्टल उसका खोलो, वहां उसका पैसा भी जमा करो, 300 कोई 500 ऐसे पैसा लेते हैं। फिर आपको काउंसलिंग करना है, सारा अपना डिटेल भरना है, फिर वो यूनिवर्सिटी प्रोसेस करेंगे और फिर लिस्ट निकालेंगे कट ऑफ, फिर जाके आपका एडमिशन होगा। ऐसे नहीं, हर यूनिवर्सिटी को चूज करना है, बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पीयूष कुमार का, सर मुझे लॉ करना है, कोई बेस्ट यूनिवर्सिटी बता दीजिए। अब बेस्ट यूनिवर्सिटी पूछने वाली बात तो ज्यादा है नहीं, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज जो आप जानते हैं बहुत तौर पे, है ना, ये है बीएचयू, तो लॉ करना है तो आप यहां से कर लीजिए, ड्यू करना है तो यहां से कर लीजिए, है ना। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा है वहां से कर लीजिए, एक हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है वहां एलएलबी भी होता है, एलएलएम भी है ना, तो ऐसे में वहां भी कर सकते हैं। अब सीयूटी में बहुत ज्यादा लॉ से रिलेटेड है नहीं यूनिवर्सिटी, लेकिन जो भी है आपके पास, एक सिक्किम यूनिवर्सिटी है शायद, तो ये सबको मिला के देखें तो 4-5 यूनिवर्सिटी है मुश्किल से, तो इसमें 5 यूनिवर्सिटीज हैं, तो इसको आप देख लीजिए, इन सारी यूनिवर्सिटी में जानिए, फिर वहां आप कर सकते हैं। बेस्ट यूनिवर्सिटी तो ही है आपके पास, बीएचयू और ड्यू की ज्यादा भौकाल है ना। इसके नीचे आप यहाँ अगर हो जाए तो यहाँ जाइए। नेक्स्ट है नीलेश सिंह का, एमजीसीयू अच्छा यूनिवर्सिटी है भाई। तो देखिए एमजीसीयू जो है ना, एमजीसीयू बिहार के मोतिहारी में है, कोई वहां शहर बड़ा है नहीं, छोटा सा है, तो इस वजह से यूनिवर्सिटी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो अच्छा ही मानिए, है ना। लेकिन दिक्कत यह है कि बाद में बहुत नया बनी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का प्रॉब्लम है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जो इसका लाइब्रेरी है उस पे वो कॉर्कट होता है ना, वो है ना, वो छत का वो ऐसा ढला हुआ नहीं है, कॉर्कट वाला है। तो आप यहाँ से सोच सकते हैं, एक मेरा दोस्त यहाँ गया था लाइब्रेरियन से, वहाँ पीएचडी करने के लिए इंटरव्यू के लिए, तो उसने हमको बता रहा था, हालांकि वो हमारे पास में ही है, मैं कभी जाऊंगा उसको देखने जितना जल्दी हो पाए, इस बार नहीं जा रहा। ये बहुत अच्छा नहीं कह सकते आप, इसका सोचिए इकोनॉमिक्स में पिछले बार कट ऑफ गया था 7, है ना, 7 नंबर जिसका आया था उसका यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट में नाम आया था। तो आप सोच सकते हैं कितना धाकड़ यूनिवर्सिटी है, तो बहुत अच्छा नहीं है। अगर आपको इसको छोड़ के कहीं दूसरी जगह यूनिवर्सिटी एडमिशन हो रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो आप वहां जरूर जाइए। मैं यही कहूंगा, ये जो टॉप यूनिवर्सिटी आप जानते हैं वो, अदरवाइज 2009 में जो यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड हुई है उसमें आप ट्राई कीजिए, वहां अगर हो जा रहा है तो अच्छी बात है। बाकी ये यूनिवर्सिटी बहुत नया है, तो यहाँ जाने से बचे, अच्छा ही रहेगा। तो साथियों, अभी जो भी इंपॉर्टेंट कमेंट था हमने देख लिया है। आपको कोई भी दिक्कत रहो तो आप कमेंट में जरूर बता दीजिए, यथासंभव मैं वीडियो बना दूंगा या आपको टेक्स्ट में रिप्लाई दे दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।